तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी है छत्तीसगढ़ के रायपुर से। वहाँ पर एक मार्केट है, गोल मार्केट के नाम से दुकान है, उसके अंदर शब्बीर ट्रंक स्टील फैक्ट्री के नाम। इसी बीच वहाँ पर एक व्यक्ति एक महिला के साथ आता है और वहाँ पर दुकानदार से बोलता है, मुझे एक मजबूत और एक बहुत अच्छा ट्रंक चाहिए, संदूक। तो दुकानदार पूछता है, आपको किस लिए चाहिए और उसके अंदर कितना सामान आपको रखना है। इसी बीच ग्राहक बताता है कि मुझे उसके अंदर एक लाश को रखना है। ये सुनकर एकदम जो दुकान का मालिक होते हैं वो चौंक जाते हैं और उनका चेहरा देखते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। कहता है, जब से मेरठ के अंदर नीले ड्रम का जो एक घटना घटी है, जब से जितने भी संदूक हैं और जो नीले ड्रम हैं, इन चीज़ों को बड़ी शक की नज़र से देखा जाने लगा है। आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं? तो बताता है, हम पति पत्नी हैं और हम इसी शहर से आए हैं। ये देखकर उसको बड़ा सुकून मिलता है। वो कहता है कि चलो, यहाँ तो कोई ऐसी घबराने की बात है ही नहीं, तुम तो खुद पति पत्नी हो। अब मुझे बताइए, आपको संदूक कितना बड़ा चाहिए। और तो वो उसको साइज बताते हैं और उसके बाद उनको कई संदूक दिखाता है, जो मजबूती के आधार पर, कुछ साइज के आधार पर। उनमें से एक संदूक को वो लोग पसंद कर लेते हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही वो संदूक को ले जाने के लिए चलते हैं, इसी बीच एक परमानेंट ब्लैक मार्कर हप्पू उठाते हैं, जो दुकान के मालिक थे, और उसके ऊपर अपना नाम लिख देते हैं, अपनी दुकान का नाम, और वो संदूक को लेकर चले जाते हैं। 2 ही दिन गुजरे थे संदूक को ले जाए हुए। हप्पू की दुकान पर पुलिस का पूरी एक टीम पहुंचती है और जाकर कहती है, वो फ़ोटो दिखाती है, क्या ये संदूक तुम्हारे यहाँ से लिया गया था? हप्पू अपनी लिखाई पहचानते हैं और अपने संदूक को देखकर कहते हैं, हाँ, ये मेरे ही यहाँ से लेकर जाया गया है और ये संदूक मैंने 22 जून 2025 को बेचा था। पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि क्या तुम उनको पहचान सकते हो? तो कहते हैं, ऐसी क्या बात हो गई है जो इतनी सारी पुलिस मेरी दुकान पर इस संदूक के बारे में पूछने के लिए आई है। तभी उसको पुलिस वाले बताते हैं कि इस संदूक के अंदर से लाश मिली है। ये सुनकर जो दुकान के मालिक थे हप्पू, उनके हाथ पैर फूल जाते हैं और वो उनके फ़ौरन वो याद आती है बात, जब उसने संदूक मांगा था और कहा था मुझे उसके अंदर लाश रखनी है। उनको लगा था वो मजाक कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस आ रही है और वो बता रही है कि बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरठ के अंदर जो घटना घटी थी, बिल्कुल वही घटना यहाँ पर घटती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, मेरठ के अंदर जो घटी थी वो नीले ड्रम के अंदर उन्होंने डाला था और यहाँ पर संदूक के अंदर उस लाश को रखा गया था। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करते हैं, लेकिन उसमें वो देखते हैं कि दोनों ने ही अपना चेहरा किसी कपड़े से ढका हुआ था। उसके बाद वो पूछते हैं कि किस गाड़ी से वो आए थे। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होता है और वो भी, उसका जो नंबर था वो भी सीसीटीवी की जो रेंज में नहीं आ रहा होता है। तो पुलिस हप्पू से पूछती है कि तुम और थोड़ा ध्यान देकर बताइए और सोचिए कि वो कैसे थे, उनका कोई स्केच बनाया जाए, क्योंकि उसके अंदर लाश मिली है और हत्यारे वही हैं जो यहाँ से संदूक ले गए थे। उसके बाद हप्पू बहुत सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन उनके, क्योंकि चेहरा उन्होंने पहले ही कवर किया हुआ था और जो गाड़ी थी वो भी दूर खड़ी थी, तो ऐसी कोई लीड वहाँ से पुलिस को नहीं मिलती। और पुलिस जो दुकानदार होते हैं उन पर यही जोर डालते हैं कि तुमने कुछ ऐसा उनके अंदर कोई अजीब चीज़ देखी हो, कोई ऐसी चीज़ उन्होंने पहन रखी हो, कोई ऐसे जूते हों, कोई ऐसे कपड़े हों, या कोई ऐसा कोई निशान हो, कुछ भी ऐसी चीज़ सोचकर बताइए जिससे हम इस केस को ब्रेक कर सकें। और तभी हप्पू को एक अजीब चीज़ बताता है और जिसको देखकर पुलिस की आंखों में चमक आ जाती है। हप्पू बताते हैं कि जैसे ही मैं उनसे पेमेंट ले रहा था तो उन पर पैसे कुछ कम थे, तो उन्होंने फिर मुझे जो पेमेंट है वो पेटीएम से करी थी। अब ये सुनते ही पुलिस एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि जैसे ही कोई भी फ़ोन पे या पेटीएम या यूपीआई किसी भी ऑनलाइन करता है, तो उसका पूरा मोबाइल नंबर हो या कोई बैंक अकाउंट है, वो दूसरे सिस्टम में चला जाता है और वहाँ से पुलिस बड़े आसानी से उसका पूरा पता लगा सकती है। या तो पुलिस को दिख रहा था कि ये कोई लीड मिल ही नहीं रही है, या फिर एकदम ऐसी चीज़ मिलती है कि पुलिस के पास उसका पूरा का पूरा एड्रेस था। पुलिस अपनी एजेंसी से पता करती है तो पता चलता है ये नंबर किसी अंकित उपाध्याय के नाम से है और छत्तीसगढ़ में रायपुर का ये रहने वाला है। वहाँ पर इंद्रप्रस्थ कॉलोनी है, फेज़ 2। पुलिस फ़ौरन आनन फानन में वहाँ पर पहुँचती है और वो जो सीसीटीवी का जो फुटेज था छोटा सा, उसको लेकर वो वहाँ जाती है और जाने के बाद
वहाँ पर आस पड़ोस में इंक्वायरी करती है और देखती है कि ये फुटेज में दिखाती है लोगों को, तो पता चलता है कि वो अंकित उपाध्याय ही है और पुलिस उसके घर पर पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद पता लगता है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ है और अंकित उपाध्याय वहाँ पर नहीं है। पड़ोसियों से पता करा जाता है तो पता ये चलता है कि वो किसी काम से दिल्ली गए हैं। अब पुलिस को उनको पकड़ना था, तो पुलिस वाले ये पता करते हैं कौन सी ट्रेन से गए हैं, कोई उनका ऐसा कोई टिकट है या कोई किसी कार से गए हैं, कुछ कार का कोई नंबर हो। तो तभी उनको पता लगता है कि वो ना कार से गए हैं ना ट्रेन से गए हैं, वो गए हैं फ्लाइट से। अब ये सुनकर पुलिस का और भी काम आसान हो जाता है, क्योंकि फ़्लाइट से जाहिर सी बात है एयरपोर्ट पर काफ़ी टाइम लगता है, उसके बाद फ़्लाइट में टाइम लगता है और उसके बाद फिर जो दिल्ली वो जाएंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर, वहाँ भी कई घंटे का टाइम लगेगा। पुलिस फ़ौरन एयरपोर्ट पर वहाँ पर पहुँचती है और जाकर उनकी पूरी जानकारी लेती है और दिल्ली एयरपोर्ट पर फ़ोन करती है और वहाँ पर उनको बताती है अंकित उपाध्याय और एक शिवानी उनकी पत्नी है, दो ये फ़्लाइट से छत्तीसगढ़ से दिल्ली के लिए गए हैं और इनको फ़ौरन एयरपोर्ट पर रोका जाए। अब चूँकि एयरपोर्ट की जो पुलिस होती है उसका काम ही है, कोई भी अपराधी है, कोई भी ऐसी कोई गतिविधि है, उसको फ़ौरन रोका जाए। कोई स्मगलिंग कर रहा है, अब पूरी जानकारी, वो भी फ़ोटो और पूरा जो उसका टिकट था और पूरी फ़्लाइट नंबर सारी चीज़ पुलिस के पास थी और उनको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को एक जानकारी दी जाती है कि हमने उनको पकड़ लिया, आप आकर इनको ले जाइए। छत्तीसगढ़ पुलिस दिल्ली पहुंचती है और उनको अपने कब्जे में लेती है। जो भी कागजी कार्रवाई करने के बाद वापस उनको छत्तीसगढ़ ले जाया जाता है और अब उनसे पूछा जाता है ये लाश किसकी थी। शुरू में वो हर अपराधी की तरह मना करते हैं कि जी हमें नहीं पता, हम तो संदूक लाए थे, वो चोरी हो गया था और किसी ने ये कर दिया। लेकिन पुलिस फिर अपनी शक्ति दिखाती है और शक्ति दिखाने के बाद अंकित उपाध्याय की जानकारी निकलती है। नाम इनका तो मैंने आपको बता ही दिया, अंकित उपाध्याय। और ये जो छत्तीसगढ़ रिटायर पुलिस एएसआई उनके बेटे थे। इनके पिता छत्तीसगढ़ पुलिस में एएसआई रिटायर थे और जो अंकित उपाध्याय था ये खुद वकील था और वकालत के साथ साथ ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। तो दो काम साथ में, वकालत और प्रॉपर्टी डीलिंग। तो ये बताते हैं कि इसके अंदर जो लाश है उनका नाम है किशोर पैंकरा, उम्र है 55 साल। तो जो कहानी सामने आती है अंकित उपाध्याय के आधार पर, वो बताते हैं कि किशोर पैंकरा जो हांडीपारा एचएमटी चौक पर रहा करते थे, उन्होंने अपना मकान 50 लाख रुपए में चंद्र प्रकाश कुरेरे को बेच दिया। अब जैसे जैसे उसका वक्त आने लगा, क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो एक टाइम रखा जाता है बयाना देने के बाद में कि इतने टाइम बाद आप पूरे पैसे दोगे और हम मकान खाली कर देंगे। लेकिन जो किशोर पैकरा थे जिनकी उम्र 55 साल थी, कुछ दिन बाद इनको एहसास होता है कि इन्होंने मकान बेचकर गलती कर दी, क्योंकि अभी उन्होंने खाली नहीं करा था, ना ही उसकी पूरी पेमेंट आई थी और ना ही उसकी रजिस्ट्री हुई थी। तो वो अपने सौदे से एक तरीके से मुकर जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं इसको नहीं बेच रहा। लेकिन सामने वाली जो पार्टी होती है चंद्र प्रकाश कुर्रे, वो कहते हैं कि ये तो आपकी गलत बात है, मैंने भी अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची है, या आदमी कुछ भी कहीं से भी पैसे का इंतजाम करता है 50 लाख रुपए का, और अब आप कह रहे हो कि मैं इसको नहीं बेचूंगा। तो यहाँ पर जो किशोर पैंकरा होते हैं थोड़े अपने आप को मजबूर पाते हैं और वो कोई ऐसा कोई शक्तिशाली आदमी ढूंढने लगते हैं जो उनके मकान को बिकने से बचा ले। इसी बीच उनकी मुलाकात होती है अंकित उपाध्याय से, और वो अंकित उपाध्याय क्योंकि खुद एक तो वकील हैं जो कानून के सारे दांव पेच उनको पता है, और दूसरा वो प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। वो उनके पास अब जाते हैं और अपनी गुहार लगाते हैं, कहते हैं किसी भी तरीके से तुम हमारा ये मकान बचा लो और मैं इसको बेचना नहीं चाहता। जो भी उन्होंने मुझे पैसे बयाने के रूप में दिए हैं मैं उनको वापस कर देना चाहता हूँ। अंकित उपाध्याय कहते हैं ठीक है, मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूँगा, और ऐसे कैसे वो ज़बरदस्ती ले ही नहीं सकते। अगर आप जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन होती हैं, जो हर जगह यही होते हैं कि अगर आप नहीं दोगे तो आप डबल दोगे, और अगर जो जिसने ख़रीदा है और जो भी उसने बयाना दिया है अगर वो मुकरता है तो फिर उसका बयाना वो ख़त्म हो जाएगा। तो खैर अंकित उपाध्याय क्योंकि एक शक्तिशाली आदमी था तो उसने वो डील उनकी रुकवा देते हैं, और इस बात का जो ये किशोर है ये काफ़ी एहसान मानते हैं, और उनकी आपस में बातचीत हो जाती है और एक तरीके से जान पहचान हो जाती है, और उनका जो रिश्ता है
एक अच्छे रास्ते पर चलने लगता है। अब कोई भी छोटी मोटी बात होती है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई उनको सहायता चाहिए होती थी, तो फ़ौरन अंकित को फ़ोन करते और उसको बताते और अंकित उसको सॉल्व करता। अब क्योंकि उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी थी, अब उनको लगा कि ये 50 लाख का जो उन्होंने जिसमें वो रह रहे थे वो मकान तो उन्होंने बेचा था, जो अंकित उपाध्याय ने बचा दिया। एक उनकी दूसरी प्रॉपर्टी थी, वो सोचते हैं क्यों ना क्यों मैं दूसरी प्रॉपर्टी को बेच दूँ। अब क्योंकि यहाँ पर अंकित उपाध्याय से उनकी काफ़ी अच्छी जान पहचान हो चुकी थी, तो वो उनको बताते हैं कि मैं इस वाले मकान को तो मैं बेचना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी है, मैं उसको बेचना चाहता हूँ। अब क्योंकि वो अंकित उपाध्याय खुद एक प्रॉपर्टी डीलर थे और वो 30 लाख रुपए में उनका वो दूसरा मकान बिकवा देते हैं। अब जो किशोर हैं उसकी रजिस्ट्री कर देते हैं और पैसे सारे 30 के 30 लाख रुपए अंकित उपाध्याय के पास होते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं कल आपको दे दूँगा। यहाँ पर अंकित उपाध्याय को जो एक उनके अंदर शेयर बाज़ार में पैसा लगाने की एक शौक था उनका, और जो भी आप और हम जानते हैं कि जो भी लोग सट्टा खेलते हैं या शेयर बाज़ार में लगाते हैं, उनके पास कहीं से कैसा भी पैसा आ जाए, उनको ये लगता है कि अगर एक दिन के लिए भी मुझे कहीं से पैसा मिल जाए, तो मैं उस पैसे को फ़ौरन शेयर बाज़ार में लगा दूँ या सट्टे में लगा दूँ और वो सीधा डबल हो जाएगा और मैं उसके पैसे उसको लौटा दूँगा और बाकी उसमें प्रॉफ़िट मैं भी कमा लूँगा। तो अंकित उपाध्याय उनके 30 लाख रुपए शेयर बाज़ार में या सट्टे में लगा देते हैं, जिसमें वो पैसे वो सारे हार जाते हैं। अब यहाँ पर किशोर दबाव बनाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़रूरत में ही वो मकान बेचा था और वो पैसे अंकित उपाध्याय ने अपने पास नहीं लेके ठीक है मैं आपको आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, और इसी तरीके से वो टाल-मटोल शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक किशोर जी की बात थी, वो पहले से ही इतने कमज़ोर थे कि पहले से ही जिससे उन्होंने सहायता ली थी अंकित से, अब उसी के पास उनके वो पैसे थे। अब वो परेशान होने लगते हैं और उनमें इस बात में मनमुटाव शुरू हो जाता है। उसके बाद एक दिन अंकित उनके पास आता है और बताता है कि देखो तुम्हारे पैसे मेरे पे खर्च हो चुके हैं और मेरे पास अभी पैसे नहीं है। रही तुम्हारे खर्चे की बात, तो तुम्हारा खर्चा मैं चलाऊँगा और जो भी तुम्हारी सेवा पानी है, जो भी तुम्हारा खर्चा है वो मैं दे दूँगा। इसी बीच क्या होता है कि किशोर जी का एक तो मकान बिक चुका होता है, दूसरा उसके पैसे भी उनके पास नहीं आए होते। ये कुछ उधेड़-बुन में कहीं पर जा रहे होते हैं, इसी बीच इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी उस एक्सीडेंट में वो अपाहिज हो जाते हैं। अब एक आदमी जो बिल्कुल अकेला रह रहा है, ना ही कोई उसका दोस्त है, ना ही कोई उसका रिश्तेदार है, ना ही कोई उसका भाई-बंधु है, वो बिल्कुल अकेले वहाँ पर रहते थे। कोई उनके जान-पहचान का ऐसा कोई आदमी था नहीं। वो फिर अंकित को बुलाते हैं और बताते हैं कि देखो अब मैं अपाहिज हो गया हूँ, तुम मेरे पैसे दे दो, क्योंकि अब मुझे हर चीज़ पर जो दवाई गोली है और जो जो हड्डी टूटी हैं, इनके मुझे ज़रूरत पड़ती है काफ़ी सारे पैसों की। मैं कब तक तुमसे थोड़े-थोड़े पैसे माँगता रहूँ, तो तुम मेहरबानी करके मुझे मेरे सारे पैसे दे दो। यहाँ पर अंकित उनको साफ बताता है कि देखो आपके पैसे मुझसे खर्च हो चुके हैं और पैसे मैं आपको धीरे-धीरे दे दूँगा, और जब तक जो भी आपकी दवाई गोली, आपकी सेवा पानी है, तब तक वो मैं खुद आपके यहाँ पर सेवा करूँगा। इस बात पर किशोर के सामने कोई दूसरा कोई रास्ता था नहीं, वो मान जाते हैं और मानने के बाद अब अंकित उनकी सेवा में लग जाते हैं। जो भी उनकी ज़रूरतें थी, मेडिसिन, खाना-पीना जो भी था, वो उसको देना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर आदमी का अपना एक खर्चा होता है, अपना एक लाइफ़स्टाइल होता है, अपना हर चीज़ का एक अलग तरीका होता है। क्योंकि एक आदमी है जो दिन में 10,000 भी खर्च कर दे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और एक आदमी है कि उसके अगर 1000 रुपए भी खर्च हो जाए तो उसको भी ज़्यादा लगते हैं। तो किशोर जी जो कि काफ़ी मालदार आदमी थे, तो जो उनके खर्चे थे तो वो भी बड़े थे। जो उनके मेडिकल खर्चे थे या जो उनकी दवाई गोली थी या जो जिस हॉस्पिटल में वो इलाज करा रहे थे, तो अंकित वहाँ पर भी अपने आप को कहीं न कहीं लाचार पाता है और वो उनके सारे वो खर्चे उठा नहीं पाता। और वो उनसे कहता है कि देखो जो आपके खर्चे हैं और आपकी डिमांडें बहुत बढ़ रही हैं और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो मैं आपकी ये डिमांडें पूरी कर सकूँ। तो यहाँ पर किशोर जी कहते हैं कि देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था तुम मेरे पैसे दे दो और मैं अपने पैसे का कुछ भी करूँ। चाहे मैं एक दिन में खर्च कर दूँ या सारी ज़िंदगी चलाऊँ, तो मुझे पैसे दे दो। और अंकित के पास पैसे होते नहीं हैं। अब अंकित काफ़ी परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि ना तो मुझ पे इसका खर्चा चलाया जा रहा है और ना ही मेरे पास पैसे, मैं क्या करूँ? तो वो अपनी पत्नी शिवानी से बात करता है कि हमें इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो फिर एक प्लान बनाते हैं। वो किशोर को फ़ोन करते हैं और अपने घर पर बुलाते हैं, जो उनका घर था डी 321 फ़ेज़ 2 इंद्रप्रस्थ कॉलोनी रायपुरा में। वहाँ पर किशोर को बुलाते हैं और कहते हैं कि आ जाओ, हमने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, आप हमारे पास आओ और जो भी है पैसे का डिस्कस है हम अपना यहीं पर करेंगे। किशोर खुशी-खुशी वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि वो अपाहिज थे। तो जैसे भी उन्होंने गाड़ी करी है, जैसे भी वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जाने के बाद वो खाना खाते हैं। यहाँ पर अंकित और शिवानी ने दोनों ने खाने के अंदर नींद की गोलियाँ मिला दी थी
और जैसे ही वो खाना खाते हैं उसके बाद उनको नींद आने लगती है। वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, आप आराम से सो जाइए, जब आपकी आँख खुलेंगी आप चले जाना। अब किशोर क्योंकि उनसे काफ़ी जान पहचान उनकी होती है, बेफिक्र वहाँ पर सो जाते हैं। और अंकित एक तकिया लाता है और सीधा किशोर के चेहरे पर रखकर पूरी ताकत से दबा देता है। और जो पत्नी शिवानी होती है वो किशोर के पैर पकड़ लेती है। करीब 1 मिनट तक वो तकिए को दबाए रखते हैं, जब तक किशोर का दम नहीं निकल जाता। जब उनको ये तसल्ली हो जाती है कि किशोर पैंकरा मर चुका है, लेकिन फिर भी ये होता है कि जो कोई भी क्रिमिनल हो उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो ये दोबारा ज़िंदा ना हो जाए, तो वो किचन से छुरी लाते हैं और उसकी लाश को नीचे रखकर उसका गला रेत देते हैं। जो गले की नसें हैं वो काट देते हैं, जिससे खून बहने लगता है और उनको ये तसल्ली हो जाती है कि अब ये पूरी तरह से मर चुका है। अब एक काम उनका पूरा हो चुका था, तो घर में एक लाल रंग का ट्रॉली बैग होता है, वो उसको लेके आते हैं और उसके अंदर किशोर की जो बॉडी होती है उसको रखते हैं, लेकिन वो उसमें आ नहीं रही थी। तो फिर उसके दोनों हाथों को तोड़ते हैं और टांग तोड़ते हैं और एक तरीके से उसको गठड़ी की तरह बनाकर समेट कर उसके अंदर डालते हैं और बड़ी मुश्किल से उसके अंदर वो आता है। और उसके बाद उनको वही जो मेरठ में नीले ड्रम वाला केस हुआ था, तो उन्होंने उसका रिसर्च करा, उसने देखा कि उन्होंने सीमेंट का घोल उसने क्यों डाला था उसके ऊपर। तो उनको लगता है कि ये इसीलिए डाला गया था कि जो बॉडी है इसके अंदर से बदबू ना आए। तो मार्केट जाते हैं, करीब 30 किलो सीमेंट लेकर आते हैं और कुछ खुशबू और जिसके अंदर बदबू ना आए कुछ ऐसे स्प्रे लाते हैं और उसके ऊपर स्प्रे मारा जाता है, खुशबू उसके ऊपर बॉडी के ऊपर डाली जाती है और उसके बाद सीमेंट को पानी में मिलाया जाता है और उसको घोल बनाकर वो उस लाल सूटकेस में 30 किलो सीमेंट उसके ऊपर ऐसे डाल देते हैं जैसे कोई नीचे फर्श पर कोई ऐसा प्लास्टर कर दिया हो, और उसके बाद उसको सूटकेस को बंद कर देते हैं। अब क्योंकि 30 किलो तो सीमेंट हो गया और उसमें कुछ पानी मिल गया, तो पानी का भी कुछ वजन हो गया और जो 60-70 किलो की जो वो लाश थी, वो बॉडी थी, वो शव था किशोर पैंतरा का, वो था। अब वो उसको जैसे सूटकेस को उठाते हैं तो उनसे वो उठता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी वजन हो जाता है। अब उनको लगता है ये तो मामला जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया। अब वो फिर रायपुर जो मार्केट है गोल बाज़ार, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर एक संदूक खरीदते हैं और संदूक लेकर वो आते हैं और वो जो लाल बैग का ट्रॉली बैग था जिसके अंदर सीमेंट का घोल डला हुआ था, उसको ऐसा का ऐसा ही उस संदूक के अंदर रख देते हैं। और उसके बाद फिर वो, अब क्योंकि जो भी ब्लड था वो निकल चुका था, क्योंकि बॉडी को पड़े हुए कई घंटे हुए थे, उसका गला कटा हुआ है। और उसके बाद में फिर उन्होंने नीले ड्रम में, उसमें सॉरी लाल ट्रॉली बैग में उसको रख दिया और उसके बाद उस पर सीमेंट का घोल लगा दिया। अब उसको उन्होंने नए जो संदूक है, लोहे का संदूक जो होता है, उसके अंदर उसको रख दिया। उसके बाद वो 2 मज़दूर करते हैं, तो अल्टो कार होती है उनके पास। तो कार में जो पीछे की जो सीट होती है कार की, उसको आप खोल कर फोल्ड कर सकते हो। किसी भी कार में, हर कार में ये एक फंक्शन होता है, जो पीछे की जिस पे 3 लोग बैठते हैं उसमें 2 क्लिप होते हैं, उसको क्लिप को आप दो तो जो सीट है वो फोल्ड हो जाती है और वो नीचे हो जाती है। तो अल्टो का क्योंकि डिक्की का जो गेट है वो भी पीछे की तरफ से खुलता है, तो वो उसको पूरा खोलते हैं और जो पीछे की सीट है उसको फोल्ड करते हैं और वो संदूक उसके ऊपर वो 2 मज़दूरों की मदद से उस पर रखते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक लड़का गुजर रहा होता है जिसका नाम था ऐश्वर्या, और उसको देखकर थोड़ा-सा उस पर शक होता है। वो उनसे पूछता है इसके अंदर क्या है? क्योंकि एक बॉक्स को 3-4 आदमी उठाए हुए हैं, 2 मज़दूर हैं, अंकित है और एक लेडीज़ है जो अंकित की पत्नी है, और उसको सब के सब उठाकर रख रहे हैं। तो उसको, ऐश्वर्या को थोड़ा शक होता है, वो पूछ लेता है, तो वो उसका जवाब नहीं देते और उसकी तरफ वो घूर के देखते हैं। अब वो देखकर चला जाता है कि होगा कुछ। अब क्योंकि उसके अंदर बदबू तो आ नहीं रही थी, अब उसको अल्टो में रखते हैं और पीछे से उसकी डिग्गी बंद करते हैं और करीब 1.5 किलोमीटर दूर जाकर वो झाड़ियों में, जो वहाँ पर एक डीपरा नाला था वंडरलैंड पार्क के पास में, वहाँ पर डीपरा नाला की जो वंडरलैंड पार्क था वहाँ पर झाड़ियाँ थी, और झाड़ियों में जाकर वो उस संदूक को फेंक देते हैं और फेंक कर बेफिक्र घर पे आ जाते हैं। अब उनको ये लग रहा था कि किसी भी तरीके से हम पकड़े नहीं जाएंगे। उसका एक कारण ये था कि कोई भी जो किशोर की एफआईआर नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोई जान पहचान का कोई ऐसा था नहीं, ना ही उसकी कोई औलाद थी और ना ही मतलब वहाँ पर कोई उसकी कोई पहचान करने वाला या उसका कोई फिक्र करने वाला कोई आदमी वहाँ पर नहीं था जो उसकी जानकारी निकालता। तो
जो भी उसके रिश्तेदार थे दूर थे, या उनसे, या जो भी उनकी औलाद होगी, या जो भी उनका कोई भी रिलेशन में थे, उनके साथ उनकी कोई ऐसी बोलचाल नहीं थी जो वहाँ पर उसके घर पर आकर पता करते। और उनको ये लग रहा था कि जब कोई पुलिस एफआईआर करता है तभी पुलिस ढूंढती है, और इसकी कोई एफआईआर करेगा ही नहीं तो हम कभी पकड़े ही नहीं जाएंगे। मतलब ये सोच थी एक वकील की। मुझे उस वकील पर बड़ी हैरानी हो रही है, जो वकील एक एएसआई का बेटा है और खुद उसने वकालत करी है। उसकी ये सोच है कि उसकी कोई एफआईआर नहीं करेगा तो पुलिस बॉडी को, मतलब इसका पता नहीं लगाएगी। और वहाँ पर भी वो हप्पू भाई के पास दुकान पर जाकर भी जो ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है एक वकील। तो यहाँ पर जो उसका ये सोच थी कि किसी भी तरीके से मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसकी कोई एफआईआर करेगा ही। अब उसको ये कौन बताए कि जो कोई भी बॉडी कहीं पर मिलेगी तो जाहिर सी बात है उस बॉडी की भी पुलिस तलाश करती है। पहले उसको देखती है किसकी है, उसके बाद फिर उसकी आईडी पता लगाना चाहती है, अखबारों में फ़ोटो छपवाती है, डम डाटा मोबाइल का निकलता है, सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं। बहुत सारी ऐसी लाखों ऐसी चीज़ हैं कि पुलिस को एक अगर रत्ती बराबर भी कोई क्लू मिल जाए तो बड़े से बड़े जो 30-30 साल पुराने केस हैं उनको पुलिस सॉल्व कर लेती है। और यहाँ पर तो बहुत सारी ऐसी चीज़ थी। ऐश्वर्या उनको गाड़ी में रखते हुए देख रहा है, और जो किशोर की मोबाइल की लास्ट लोकेशन, अगर इससे भी नहीं पकड़ा जाता तो लास्ट लोकेशन उसके घर की मिलती, क्योंकि उसने अपने घर में बुलाकर उसको मारा था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ थी। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है तो वो ज़रूर बताएं। क्या अंकित को क्या करना चाहिए था, और चाहता था उनके पैसे थोड़े थोड़े कर वापस भी दे सकता था, मेहनत से दे सकता था। और अगर दूसरे की पेमेंट अगर उसने ली भी है तो उसको शेयर बाज़ार में लगाने की क्या ज़रूरत थी, जो अपना कट था अपना कमीशन लेकर उनको पैसे दे सकता था। तो इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम 7 बजे किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।